नमस्कार, हॉर्नबिल टीवी में आपका स्वागत है और मैं आपके साथ प्रिया। बेस्ट बुलेटिन की शुरुआत करते हैं। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी हरिद्वार के कनखल स्थित प्राचीन दक्ष मंदिर पहुंचे, जहां साधु संतों और पार्टी कार्यकर्ताओं ने फूल माला के साथ उनका भव्य तरीके से स्वागत किया। इस मौके पर मुख्यमंत्री ने विधि विधान से रुद्राभिषेक और हवन पूजन कर प्रदेश की सुख समृद्धि की कामना की है। मंदिर परिसर में मुख्यमंत्री के आगमन को लेकर विशेष धार्मिक उत्सव देखने को मिला। वहीं सीएम के दौरे को देखते हुए हरिद्वार पुलिस प्रशासन की ओर से सुरक्षा के कड़े इंतजाम किए गए। प्रार्थना रहती है कि महादेव का आशीर्वाद मिलेगा। जो महादेव का आशीर्वाद भी लिया है कि सारे काम सारे प्रदेश के अंदर बिना विघ्न बाधा के संपन्न हो। आने वाले समय में हमारा कुंभ मेला हो रहा है। कुंभ मेला की भी सारी तैयारियां निर्विघ्न रूप से पूरी हों। सभी पूज्य साधु संतों का भी, पूज्य महात्माओं का भी आशीर्वाद लिया है हम सब मिलकर 2027 में। सभी पूज्य संतों के आशीर्वाद से, यहाँ के जनता के समर्थन से हमारा शासन प्रशासन सभी लोग मिलकर कुंभ मेले का आयोजन बहुत अच्छा करेंगे, दिव्य रूप से करेंगे, भव्य रूप से करेंगे। और ये हमारे लिए एक बड़ा अवसर है जब पूरे देश और दुनिया के अंदर हमारे राज्य का, हरिद्वार का, कुंभ नगरी का पहले से ही बहुत बड़ा स्थान है। उस स्थान को और विस्तार देने का और लोगों को अच्छे तरीके से यहाँ पर आने पर अच्छा महसूस हो, सबकी यात्रा अच्छी हो, सुरक्षित हो। हमारे यहाँ भारतीय वैदिक परंपरा के अनुसार सूर्य जब धनु राशि में आता है तो खरमास लगता है, जिसमें सारे शुभ कार्य प्रतिबंधित हो जाते हैं। तो कल चूंकि 16 तारीख को सूर्य जो है धनु राशि में आ रहे हैं और आज सफला एकादशी का पवित्र दिन है, भगवान शिव का सोमवार का दिन था, इसलिए माननीय मुख्यमंत्री जी की ये इच्छा थी कि महीना समाप्त होने से पहले भगवान शिव का अभिषेक हो और हवन हो। और साथ ही अखाड़ा के जो हमारे सभी संप्रदायों के जो अखाड़ा परिषद के संत हैं, सबका आशीर्वाद मुझे प्राप्त मिले, इसलिए तात्कालिक प्रोग्राम उनका बना, उसी निमित्त वो यहाँ आए थे। बिल्कुल कुंभ मेले का जो शुरुआत हुआ है और हम लोगों की ये आशा है, आज भगवान शिव के प्रति उन्होंने अपनी श्रद्धा और विश्वास व्यक्त किया है, भगवान शिव से प्रार्थना किया है, पूरी हमारे संतों का पूरा सहयोग शासन के साथ में रहेगा। जो धार्मिक मान्यताएं और परंपराएं सन्यासी अखाड़ों की, वैष्णव अखाड़ों की, उदासीन अखाड़ों की, निर्मल अखाड़े की है, उसी परंपरा के अनुसार हम लोग समय समय पर अधिकारियों के साथ वार्तालाप करके जैसी परिस्थिति होगी उसके अनुसार निर्णय। देहरादून में स्मार्ट सिटी प्रोजेक्ट के तहत ग्रीन बिल्डिंग का निर्माण किया जा रहा है। राजधानी में ये ऐसी बिल्डिंग बनाई जा रही है जहां करीब 100 दफ्तर एक ही छत के नीचे होंगे और 1000 कारें पार्क की जा सकेंगी। वहीं ग्रीन बिल्डिंग का निर्माण कार्य कार्यदायी संस्था केंद्र लोक निर्माण विभाग की देखरेख में किया जा रहा है और 180 करोड़ के बजट से तैयार होने वाली ग्रीन बिल्डिंग में पिछले 2.5 साल से निर्माण चल रहा है, जो कि अक्टूबर 2025 तक तैयार होना था। लेकिन अब तक एक बार फिर से इसके निर्माण की गाइडलाइन जून 2026 तक बढ़ा दी गई है। डेडलाइन को बढ़ा दिया गया है। इस संबंध में राजपुर रोड विधायक खजान दास ने कहा कि उन्होंने समय समय पर मौके पर जाकर निर्माण की प्रगति जांचने का काम किया, जो कि बेहद ही धीमी रफ्तार से चल रहा है। सरकार की कोशिश है कि जिले के सभी सरकारी दफ्तर एक ही छत के नीचे आ जाएं। देखिए, ग्रीन बिल्डिंग का जहां तक सवाल है, एक छत के नीचे जनपद देहरादून के सभी ऑफिस आने हैं और 1000 से भी अधिक गाड़ियों की पार्किंग वहां पे होनी है। और इसमें जो कार्य दिया गया है वो कार्य गति नहीं पकड़ रहा है। इस विषय को लेकर के कितने ही बार जिलाधिकारी वहां पर गए, कार्य की प्रगति को देखा है और मैं स्वयं भी 2-3 बार वहां पर गया है। ये दिशा निर्देश दिए गए हैं कि हर हालत में, यानी कि 2026 जून तक ये कंप्लीट होना चाहिए। ये आश्वस्त उन्होंने हमको किया है, तो मुझे लगता है कि इसके काम की अब गति पकड़ेगी। इसी के साथ खबरों में आगे बढ़ते हैं। बीजेपी के प्रदेश प्रवक्ता हनी पाठक ने कांग्रेस पर तीखा हमला बोलते हुए उसके इतिहास को दागदार करार दिया है।
हनी पाठक ने कहा कि कांग्रेस को दूसरों पर सवाल उठाने से पहले अपने अतीत में झांक कर देखने की जरूरत है। कांग्रेस के शासनकाल में इमरजेंसी लगाकर लोकतंत्र को कुचलने और देश को अस्थिर करने का काम किया गया, जिसे जनता कभी भूल नहीं सकती। देखिए, किस तरीके से देखने की जहाँ तक रही बात, तो इनको जिस तरीके से देखना चाहिए, पूरी जनता उसी तरीके से देख रही है और सत्ता से बाहर का रास्ता इनको दिखा भी रही है। तो वही कार्य इनके साथ किया जा रहा है कि सत्ता से इनको बहुत दूर रखा जा रहा है, क्योंकि पूरी तरह से जनता समझ चुकी है कि इनके लिए रोजगार एक राजनीति के रूप में आज तक चला आ रहा था, इसलिए जनता ने इनको बाहर का रास्ता दिखाया है। और ये जिस प्रकार से इससे पहले ये मोहब्बत की दुकान भी चला रहे थे और भारत जोड़ो यात्रा, मैं तो ये ही समझ नहीं पाई आज तक कि भारत टूटा कब था जो ये जोड़ने के लिए चल पड़े थे। तो जब इस तरीके का ये कर रहे हैं शोर शराबा, तब इन्हें मुंह की खानी पड़ रही है और इस बार भी इनको निश्चित तौर पर फिर जनता एक बार सबक सिखाएगी और इन्हें फिर से ये बताएगी कि कौन वोट चोर है, कौन क्या है। शायद ये अपना इतिहास भूल चुके हैं कि रायबरेली में क्या हुआ था और किस प्रकार से इमरजेंसी लगाई गई थी सत्ता में बने रहने के लिए। लाखों लोगों पर लाठी चार्ज कर दिया था, लाखों लोगों की हत्या करी थी। तो ये सभी चीजों को इनको एक बार देखना चाहिए अपने इतिहास में से। मैं समझ सकती हूँ कि बदबू बहुत आती होगी इनके काले इतिहास से, लेकिन एक बार इनको झांकना चाहिए, उसके बाद इस तरीके के प्रोपेगेंडा वाली राजनीति। देहरादून में एसआईआर लागू होने से पहले बीजेपी अब राज्य से बाहर रहकर काम कर रहे उत्तराखंड के नागरिकों को लेकर एक बड़ा अभियान शुरू करने जा रही है। बीजेपी प्रदेश में बाहर रह रहे लोगों से उनके पैतृक गांव में वोटर लिस्ट में नाम दर्ज कराने की अपील करेगी। इसके लिए पार्टी ने मेरी गणना मेरा गांव अभियान के लिए कार्यकर्ताओं को गांव-गांव भेजने की तैयारी की है। इस अभियान के तहत बूथ स्तर के कार्यकर्ताओं को विशेष रूप से प्रशिक्षित किया जा रहा है। प्रदेश के 13 जिलों में बड़ी संख्या में ऐसे लोग हैं जो रोजगार के चलते राज्य और देश से बाहर रह रहे हैं। इनमें सबसे ज्यादा संख्या पर्वतीय जिलों से पलायन करने वाले लोगों की है। अब बीजेपी कार्यकर्ता गांव-गांव जाकर स्थानीय लोगों से संवाद करेंगे और राज्य से बाहर रहने वाले मतदाताओं से संपर्क कर उन्हें अपने पैतृक गांव में मतदान के लिए प्रेरित करेंगे। इस संबंध में बीजेपी के प्रदेश प्रवक्ता ने कहा कि सरकार रिवर्स माइग्रेशन की दिशा में लगातार काम कर रही है। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने पलायन रोकने और लोगों को वापस प्रदेश में लाने के लिए कई सारी नई योजनाएं शुरू की है। बिल्कुल, देखिए रिवर्स पलायन की ओर सरकार काम कर रही है और पुष्कर सिंह धामी जी ने हमेशा पलायन पर जाने वाले लोगों को अपने प्रदेश में बुलाने के लिए जिस तरीके से नई नई स्कीम चलाने का काम किया है, तो ये भी एक ऐतिहासिक निर्णय है। जो हमारे लोग बाहर गए हैं वो यहाँ इस प्रदेश में वापस आए, रिवर्स करें, ताकि हमारे प्रदेश का जो पलायन है उसको रोकने का काम सरकार भी करे और वो जनमानस भी करे जो यहाँ से किसी रोजगार की तलाश में कहीं बाहर गए हैं तो वो अपने प्रदेश को यहाँ पहुँचे। तो मेरी गणना में मेरा गाँव जिस तरीके से हमारी एक स्कीम चल रही है, मुझे लगता है कि ये एक ऐतिहासिक होगा। जो हमारा पलायन है उसको रोकने में ये कारगर साबित होगा। इसी के साथ खबरों में आगे बढ़ते हैं। मुख्यमंत्री के निर्देश पर प्रदेश में जन जन की सरकार जन जन के द्वार अभियान चलाया जाएगा। यह अभियान 17 दिसंबर से अगले 45 दिनों तक प्रदेश भर में संचालित होगा, जिसके तहत प्रदेश की तमाम न्याय पंचायतों और ग्राम पंचायतों में विशेष कैंप आयोजित कर आम जनता को केंद्र और राज्य सरकार की जन कल्याणकारी योजनाओं का सीधा लाभ दिया जाएगा। इस अभियान में राजस्व, ग्राम्य विकास, पंचायती राज, कृषि, समाज कल्याण समेत कुल 23 विभाग हिस्सा लेंगे। कैंप के जरिए लोगों की समस्याओं का मौके पर समाधान करने के साथ ही योजना की जानकारी देकर पात्र लाभार्थियों को लाभान्वित किया जाएगा। वहीं बीजेपी की प्रदेश प्रवक्ता कमलेश रमन का कहना है कि अधिकारी और कर्मचारी सरकार की योजनाओं को आम लोगों तक पहुंचाने का काम करते हैं। इसी उद्देश्य से सरकार ने निर्देश दिए हैं कि कर्मचारियों के जरिए घर घर तक योजनाएं पहुंचाई जाए। उन्होंने कहा कि कई बार ऐसी योजनाएं होती हैं जिनकी जानकारी आम जनमानस को नहीं होती है, लेकिन अब कैंपों के जरिए योजनाएं लोगों तक पहुंचेंगी तो ज्यादा से ज्यादा लोग उसका लाभ उठा सकेंगे।
बिल्कुल देखिए क्योंकि अधिकारी या कर्मचारी तमाम हमारा जो जो विभाग होते हैं वो हर स्कीम को लोगों तक पहुंचाए, इसके लिए सरकार ने निर्देशित करने का काम किया है और कैंप के माध्यम से भी और घर घर तक हमारी सारी योजनाओं को लोगों तक पहुंचाने का काम हमारे अधिकारी कर्मचारी करने का काम करेंगे और इसी के लिए निर्देशित दिया है माननीय मुख्यमंत्री जी ने। और कैंप के माध्यम से भी जो योजनाएं हैं प्रदेश सरकार की हों और या केंद्र सरकार की हो, उन सारी योजनाओं को जन जन तक पहुंचाने का जो एक लाभ लोगों को मिलना चाहिए उसके लिए हमारे अधिकारी काम करेंगे। और बहुत सारी ऐसी योजनाएं होती हैं जिनको लोगों को मालूम नहीं होता उनके बारे में, तो मुझे लगता है कि ये सारी योजनाएं जब लोगों तक पहुंचेगी तो उनका सबका फायदा हमारे उस जनमानस को मिलेगा। जो दूरस्थ क्षेत्रों में रहने वाले लोग भी है, गाँव के ग्रामीण क्षेत्रों में, पहाड़ी क्षेत्रों में जहाँ पर लोग नहीं पहुँच पाते, वहाँ पर भी हमारा कर्मचारी जब पहुँचेगा तो उन योजनाओं का लाभ प्रत्येक नागरिक को मिलने का काम होगा। नैनीताल हाईकोर्ट के बार एसोसिएशन के चुनाव की वोटिंग प्रक्रिया शुरू हो गई है, जिसमें 8 पदों के लिए 21 दावेदार अपना भाग्य आजमा रहे हैं। हाईकोर्ट बार एसोसिएशन में बने मतदान केंद्र पर वोटरों की भीड़ जुटना शुरू हो गई है। मतदान को लेकर अभिवक्ताओं में खासा उत्साह देखने को मिल रहा है। मुख्य चुनाव अधिकारी कुर्बान अली ने बताया कि हाईकोर्ट बार एसोसिएशन से जुड़े लगभग 1700 अधिवक्ता अपने मताधिकार का प्रयोग करेंगे। कॉमन इंसान के मुद्दे यही होते हैं कि उसको बेसिक एमिनिटीज़ प्रोवाइड हो, जैसे कि पार्किंग हो गई। पार्किंग का बहुत इशू होता है, बहुत ट्रैफिक लगता है, उसकी वजह से कोर्ट रूम में लेट हो जाता है। प्लस बहुत सारे लॉयर्स जिनको चेंबर अभी तक मिला नहीं है, चेंबर मिलना चाहिए। और सर कोई हम ऐसा नेता या फिर लीडर चाहते हैं जो बार एंड बेंच के बीच में कोऑर्डिनेशन मेंटेन कर पाए कि सबका भला हो। जैसे कि आप देख ही रहे हैं कि मतदान हमारा प्रारंभ हो चुका है। शांतिपूर्वक और एकदम जोश के साथ मतदाता अपने मत का प्रयोग कर रहे हैं। 1800 वोटर अपने मत का प्रयोग करेंगे, जिस लगभग 20 कैंडिडेट इस टाइम अध्यक्ष, सचिव और मेंबर सहित मैदान में है। और हमारी जो चुनाव प्रक्रिया है 10 बजे से हमने प्रारंभ कर दी थी, जो शाम के 4 बजे तक लगातार चलेगी। 4 बजे बाद अगर जो लोग अंदर होंगे उनको हमें वोट परमिट करने पड़ेगा। उसके अलावा अगर टाइम सही रहता है हमारा 4 बजे तक हम निश्चित टाइम पे अगर हम निपट जाते हैं तो हम आज मतदान भी गिनती भी प्रारंभ करेंगे, मतदान का काउंटिंग प्रारंभ करेंगे। और अगर मतदान देर तक चलता है तो फिर हम आपको आगे सूचना देंगे कि शायद मतदान आज। इसी के साथ खबरों में आगे बढ़ते हैं। रुड़की में एक अफगान नागरिक बांद्रा एक्सप्रेसवे में पकड़ा गया। अवैध रूप से भारत में रह रहे विदेशी नागरिक को आरपीएफ ने ट्रेन से हिरासत में लिया है। आरोपी ने बताया कि वो 2018 से देवबंद में रहकर पढ़ाई कर रहा था। वीजा 2021 में समाप्त हो चुका था। बताया गया कि रुड़की के पास ट्रेन में चेन पुलिंग के बाद जांच में संदिग्ध पकड़ा गया। उसके पास दस्तावेज न होने पर गंगनहर कोतवाली में मुकदमा दर्ज किया गया। अफगानी नागरिक को ट्रेन से पकड़ा गया है, जहां कोतवाली गंगनहर में इसको लेकर मुकदमा भी दर्ज किया गया है। विदेशी नागरिक को आरपीएफ ने ट्रेन से हिरासत में लिया है, जहां जांच की गई तो उसके पास कोई भी वैध दस्तावेज नहीं मिल पाए, जिसके चलते उसके खिलाफ मुकदमा दर्ज किया गया। बांद्रा एक्सप्रेसवे में अफगानी नागरिक को पकड़ा है, जहां गंगनहर कोतवाली में इसको लेकर मुकदमा भी दर्ज किया गया है। आपको बता दें कि आरोपी ने बताया है वो 2018 से देवबंद में रहकर पढ़ाई कर रहा था। वहीं वीजा 2021 में समाप्त हो चुका था। बताया गया कि रुड़की के पास ट्रेन में चेन पुलिंग के बाद जांच में व्यक्ति संदिग्ध पाया गया, जिसके चलते उसकी जांच की गई और उसके पास कोई भी दस्तावेज नहीं मिल पाए, जिसके चलते उसके खिलाफ मुकदमा दर्ज किया गया है। बांद्रा एक्सप्रेस में से ये पूरा मामला सामने आया है, जहां विदेशी नागरिक को आरपीएफ ने ट्रेन से हिरासत में लिया है। देवबंद में रहकर वो पढ़ाई कर रहा था और 2021 में ही उसका वीज़ा समाप्त हो चुका था और अब वो कोई भी वैध दस्तावेज पुलिस को नहीं दिखा पाया, जिसके चलते गंगनहर कोतवाली में उसके खिलाफ मुकदमा दर्ज किया गया है और उसे हिरासत में लिया गया है। रुड़की के गंगनहर कोतवाली क्षेत्र में ये पूरा मामला दर्ज किया गया, जहां पुलिस जांच कर रही है। आपको बता दें कि जो आरोपी पकड़ा गया है, अफगानी नागरिक पकड़ा गया है, उसका वीज़ा 2021 में ही समाप्त हो चुका था और वो 2018 से देवबंद में रहकर पढ़ाई कर रहा था और 2021 में उसका वीज़ा समाप्त हो चुका है और तब से वो बिना वीज़ा के भारत में रहकर
अपनी जिंदगी गुजर बसर कर रहा था। वहीं ट्रेन पुलिंग के दौरान उसे हिरासत में लिया गया। जब पुलिस ने जांच की तो उसके पास कोई भी वैध दस्तावेज नहीं मिल पाए। उसने बताया कि वो 2018 से देवबंद में रहकर पढ़ाई कर रहा है और 2021 में ही उसका वीजा समाप्त हो गया है और वो तब से यहाँ इसी तरीके से रह रहा है। ऐसे में अब पुलिस ने उसके खिलाफ गंगानगर कोतवाली थाने में मुकदमा दर्ज कर लिया है और उसे हिरासत में लिया गया है। बांद्रा एक्सप्रेसवे से ये पूरा मामला सामने आया है, जहां ट्रेन पुलिंग के दौरान पुलिस को ये बड़ी सफलता हासिल हुई है। आरपीएफ के जवानों को सफलता हासिल हुई है, जहां विदेशी नागरिक एक अफगानी नागरिक को हिरासत में लिया गया है, जिसने बताया कि वो 2018 से ही देवबंद में रहकर पढ़ाई कर रहा था और 2021 में उसका वीजा समाप्त हो गया है और वो तब से भारत में इसी तरीके से बिना वीजा के रह रहा है और अब जाकर उसे हिरासत में लिया गया है। ऐसे में पुलिस जांच पड़ताल कर रही है, उसको हिरासत में लिया गया है, उसे पूछताछ की जा रही है। आपको बता दें कि बांद्रा एक्सप्रेसवे का ये पूरा मामला है, जहां ट्रेन पुलिंग के दौरान पुलिस को ये बड़ी सफलता हासिल हुई है। आरपीएफ के जवानों ने उसे हिरासत में लिया है, जहां देवबंद में रहकर वो 2018 से पढ़ाई कर रहा था और 2021 में उसका वीज़ा समाप्त हुआ। इसके बाद वो भारत में बिना वीज़ा के रह रहा था और अब जाकर उसे हिरासत में लिया गया है और गंगनहर कोतवाली थाने में उसके खिलाफ मुकदमा भी दर्ज किया गया है। इस खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ सीधे जुड़ेंगे संवाददाता प्रवेश राय से। प्रवेश, जिस तरीके से एक अफगानी नागरिक को हिरासत में लिया गया है, आगे क्या कुछ निकलकर सामने आ रहा है? जी प्रिया, मैं आपको बता दूं कि ये पूरा मामला हरिद्वार की रुड़की स्थित सामने आया है। जिस तरीके से देखा गया कि वहाँ पे ये जो बांद्रा एक्सप्रेस जो ट्रेन है वो आ रही थी। हमारे संवाददाता से संपर्क टूट चुका है, आगे बढ़ेंगे। इसी के साथ खबरों में आगे बढ़ते हैं। बीजेपी विधायक महंत दिलीप सिंह रावत ने बीजेपी विधायक महंत दिलीप सिंह रावत ने हॉर्नबिल टीवी से खास बातचीत में जंगली जानवरों के आतंक को लेकर अपनी बात रखी। विधायक ने कहा कि जंगली जानवरों का आतंक चिंता का विषय है। वन अधिनियम में अब बदलाव की जरूरत है। उन्होंने कहा कि स्थानीय लोगों को वन विभाग में नौकरी मिले, वन्यजीव से मौत पर 25 लाख रुपए मुआवजा हो। विधायक ने बताया कि उत्तराखंड में तेंदुए की संख्या 8000 से ज्यादा है। जंगली जानवरों से पहाड़ी गांव में डर का माहौल है। आगे उन्होंने कहा कि सारे विधायकों को वन्यजीव पर चर्चा की जरूरत है। भाजपा विधायक दिलीप सिंह रावत जी हमारे साथ मौजूद हैं। सर, जिस तरह से मानव वन्यजीव संघर्ष लगातार बढ़ रहा है और ऐसे में क्योंकि आपकी नाराजगी भी लगातार जाहिर आप कर रहे हैं, किस तरह की अभी सिचुएशन बनी हुई है ग्राउंड्स पर और क्या कुछ कहना है आपका भी? देखिए, ये बड़ा चिंता का विषय है। उत्तराखंड के परिप्रेक्ष्य में हम कह सकते हैं कि आज की तारीख में सारा पर्वतीय क्षेत्र जो है वन्य जीवों से परेशान है, चाहे भालू से है, चाहे बाघ से है, चाहे लेपर्ड से है। तो मैं समझता हूँ ये चिंता का विषय है और मैं बार बार मांग उठाता रहा हूँ कि इस उत्तराखंड के परिप्रेक्ष्य में वन अधिनियम की समीक्षा की जानी चाहिए और हम लोगों के पास जो संसाधन हैं उन संसाधनों का हम उपयोग कैसे जनता के लिए कर रहे हैं, वन संसाधन का, और उसका दुरुपयोग भी ना हो, लेकिन कम से कम हम लोगों को परेशानियां ना हो, ये समीक्षा की जानी चाहिए और नए सिरे से वन अधिनियम की जो पहाड़ के हिसाब से, उत्तराखंड के हिसाब से बनानी चाहिए। आपने इस्तीफे तक की भी पेशकश कर दी कि अगर ज़रूरत पड़ी तो इस्तीफा भी दे देंगे आप? हाँ, निश्चित रूप से मैं बहुत साल से मांग उठाता रहा हूँ। एक ही इशू नहीं है मेरे यहाँ। एक कॉर्बेट पार्क में एक रास्ता है मैदान दुर्गा देवी। आप वन साइडेड से आप आ सकते हो, लेकिन दूसरे साइड से आप जा नहीं सकते। आप वहाँ पर अपने गांव के लोगों को लोग अपने घर में ढोल तक नहीं बजा सकते। तो मैं ऐसी दुश्वारियाँ हैं जिससे जो है एक तरफा आंख बूझ के जो है नियम बना दिए गए हैं, जिससे हमारे स्थानीय लोगों को बड़ी परेशानियां हो रही हैं। तो मैंने कहा कि भाई एक तरफ हमको निवाला बना रहा है जंगली जानवर, दूसरी तरफ आप हमको अपने अधिकार और हकूकों से वंचित कर रहे हो। तो ये जब तक समस्या नहीं होगी तब तक हम उनका सही रास्ता नहीं निकाल पाएंगे। इसलिए मैंने इस बात पर जोर दिया कि इसकी समीक्षा होनी चाहिए और हम लोगों के परिप्रेक्ष्य में हम लोगों को क्या हित हो सकता है, पहाड़ के लोगों को, पर्वतीय क्षेत्र के लोगों को, जिन वन से नज़दीक लगे हुए लोगों को क्या लाभ मिल सकता है और कैसे हम वन्य जीव के साथ सामंजस्य बना सकते हैं, इसकी समीक्षा की जानी चाहिए। विधायक जी, मांग क्या है आपकी? क्या आप चाहते हैं, क्या होना चाहिए? देखिए, मेरी 2-3 सुझाव सरकार को हैं। एक तो ये है कि जितना हमारे कॉर्बेट पार्क, राजा जी पार्क से लगे हुए क्षेत्र हैं, उस क्षेत्र के लोगों को, स्थानीय लोगों को ही उस पर रोजगार दिया जाए, चाहे वो वनकर्मी के रूप में हो, चाहे फायर वाचर के रूप में हो, फॉरेस्ट गार्ड हो, उनको ही दिया जाना चाहिए। दूसरा ये कि मुआवजा, मैं समझता हूँ कि अगर एक कोई व्यक्ति मरता है
और कोई घर में अगर दुर्घटना होती है ऐसी, तो कम से कम 20 से 25 लाख रुपए उसको मुआवजा मिलना चाहिए। और खेत का नुकसान जो हमारे बारहसिंगा हैं, बंदर हैं और क्या सुअर हैं, हाथी हैं, नुकसान करते हैं, तो उसका मुआवजा भी तिगुना होना चाहिए। तो ये सारी समीक्षा हैं। और इसके साथ साथ हमने कहा है कि अगर जैसे गुलदार बहुत सारा संख्या में हो गए हैं, अभी जो हमारी गणना हुई है वो केवल आरक्षित वनों की हुई है, जबकि हमारे पास वन पंचायतों का बहुत बड़ा जंगल है। तो जिस प्रदेश का कम से कम 70, 67, 68% जो है वनाच्छादित क्षेत्र हो, वहाँ लाजमी है कि वहाँ वन्य पशु ज़्यादा होंगे। तो हमने कहा कि कम से कम लेपर्ड को शेड्यूल 1 से हटा दिया जाए। अगर कोई वारदात करता है तो तुरंत स्थानीय स्तर पर उसको मारने की या उसको पकड़ने के लिए तुरंत आदेश होने चाहिए। उसके लिए ऊपर का इंतजार नहीं करना चाहिए। ये सारी बातें मेरे सुझाव में। अभी क्या सिचुएशन बनी हुई है आपके क्षेत्र में ग्राउंड जीरो पर? देखिए, आज की बात बताऊं, मैं कल 2-3 दिन से मेरे गांव में परसों एक महिला को मारा, परसों से एक महिला को मारा, और आज पूरे गांव के बीच में टाइगर दिख रहा है। अभी मैं, क्योंकि मैं बाहर हूं, मैं नहीं बता पा रहा हूँ, मैं नहीं जा पा रहा हूँ घटनास्थल पर, क्योंकि मेरा स्वास्थ्य ठीक नहीं है। लेकिन वहाँ अभी लोगों का भीड़ लगी है, पूरे गांव में टाइगर है। वो टाइगर इतना खतरनाक होता है, वो किससे डरता नहीं है। तो निश्चित रूप से ऐसे भया माहौल में हमारे लोग रह रहे हैं। तो मैं समझता हूं कि विशेषकर कॉर्बेट पार्क के और राजा जी पार्क का जो प्रशासन है, उसको 24 घंटा अलर्ट रहना चाहिए। लगातार आप क्योंकि सरकार से भी मांग करते आए हैं कि इस पर स्पेशल सेशन होना चाहिए, सबकी बातचीत इस पे होनी चाहिए, आपके सुझाव नहीं माने जा रहे, सेशन आपके लिए नहीं बुलाया जा रहा, जैसे कि आप कहते हैं बार बार? नहीं, पिछली बार मैंने सेशन की मांग कर दी, लेकिन उन्होंने मुझे आधा दिन का जो है चर्चा में भाग लेने के लिए अवसर दिया था। नियम 54 में शायद उसमें भाग लिया था, और लोगों ने भी इसमें भाग लिया। लेकिन मैं कहता हूं कि एक बार सारे विधायकों को, जनप्रतिनिधियों को लेके एक समीक्षा की जानी चाहिए। एक्सपर्ट को भी बुलाना चाहिए, स्थानीय लोगों की क्या समस्याएं हैं वो भी होनी चाहिए, और इसके लिए व्यवहारिक रूप होना चाहिए, न कि खाली कानून के माध्यम से बिना सोचे समझे जो थोप दिए जाएं, ऐसा नहीं होना चाहिए। ग्रामीणों से कुछ बातचीत हो पाई हो आपकी? क्या ग्रामीण भी इस चीज़ को लेकर के नाराजगी जता रहे हैं? क्योंकि बार बार ये कहा जा रहा है कि कूड़े के ढेर की वजह से आ रहा है और सही चीज़ें नहीं मिल पा रही, हम लोगों ने चीज़ें खराब कर दी, इस वजह से जंगली जानवर आ रहे हैं। नहीं, मैं हकीकत बताऊं तो मैं समझता हूं कि वाकई में वन्यजीव बढ़ गए हैं। इसमें कोई उनकी संख्या बढ़ गई है, और कोई वैज्ञानिक सिस्टम नहीं है इनका, कोई साइंटिफिक सिस्टम नहीं है जो उनको नियंत्रण करने का। तो इसलिए मैं समझता हूं कि दोबारा से गणना करनी चाहिए, और व्यवहारिक गणना चाहिए। सिविल क्षेत्र में भी करनी चाहिए और वन क्षेत्र में भी करनी चाहिए। और मैं समझता हूं कि आज की तारीख में 8000 से ऊपर के गुलदार हमारे उत्तराखंड में होंगे। तो इसलिए उनको उन्मूलन के लिए, उनको नियंत्रण करने के लिए भी व्यवस्था होनी चाहिए। धन्यवाद सर, हमसे बातचीत करने के लिए। तो हॉर्नबिल टीवी से बातचीत कर रहे थे दिलीप सिंह रावत जी, जो कि बता रहे थे कि किस तरह की सिचुएशन अभी ग्राउंड जीरो पर बनी हुई है। हालांकि सरकार से वो लगातार मांग भी कर रहे हैं कि इस पर ध्यान दिया जाए। हालांकि राज्य सरकार भी ये बार बार कह रही है कि स्थिति को सामान्य किया जा रहा है, वन क्षेत्रों में गश्त बढ़ाई गई है, ड्रोन के माध्यम से निगरानी की जा रही है, लेकिन बावजूद उसके भी वन्य जीव लगातार हमलावर हो रहे हैं। हॉर्नबिल टीवी के लिए देहरादून से विशाल गर्ग। इस बुलेटिन में फिलहाल के लिए इतना ही। बाकी तमाम खबरों के लिए देखते रहिए हॉर्नबिल टीवी। नमस्कार।